मध्य प्रदेश में शुरू हो गया है चुनावी घमासान। एक एक वोट के लिए एक हो रहा धरती आसमान। आदिवासी के बाद अब दलित वोटों की आस। बिरसा मुंडा के बाद अब याद आए संत रविदास। जी हाँ, मध्य प्रदेश में ये चुनावी साल है। ऐसे में एक एक वोट जुटाने की जुगत शुरू हो गई है। अब तक सुशासन और विकास के नाम पर होती आई चुनावी लड़ाई इस बार जाति गुणा गणित पर फोकस होती जा रही है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों का फोकस थोक वोटों पर है। खासकर अपना वोट बैंक 10% बढ़ाने की कोशिश में लगी बीजेपी हर वर्ग को साधने में लगी है। पहले प्रदेश की आबादी में 20% वाले आदिवासियों को साधने की कोशिश की गई। इसके लिए बिरसा मुंडा, टंट्या मामा, भीमा नायक, रानी दुर्गावती जैसे आदिवासी नायकों का सहारा लिया गया और अब बीजेपी का फोकस दलित वोटों पर है। दलित वोटों की आस में संत रविदास और अम्बेडकर याद आ गए हैं। सागर में शिवराज सरकार 100 करोड़ की लागत से संत रविदास का भव्य मंदिर बनाने जा रही है। सागर के नरियावली के बड़तुमा गांव में 11 एकड़ जमीन पर संत रविदास का मंदिर बनेगा। अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर रविदास मंदिर के लिए बीजेपी धन संग्रह करेगी। हर घर से ईंट, पत्थर और चावल इकट्ठा करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। हर गांव से एक मुट्ठी मिट्टी भी चंदे के तौर पर ली जाएगी। 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जयंती पर भी बीजेपी प्रदेश भर में कार्यक्रम करने जा रही है। अंबेडकर जयंती पर 16 अप्रैल को ग्वालियर में दलितों का बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान कई बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। साफ है, बीजेपी इन कार्यक्रमों के जरिए दलित वोटों को अपने पाले में लाने के लिए कोशिश में है। हालांकि बीजेपी के नेता ये मानने को तैयार नहीं है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि बीजेपी हर वर्ग के लिए काम करती है। इसके लिए सियासी मायने नहीं निकाले जाने चाहिए। संत रविदास जी केवल अनुसूचित जाति में मात्र अनुयायी नहीं है, उनके अनुयायी हर समाज वर्ग में हैं। और इसलिए हमने तय किया कि 100 करोड़ की लागत से संत रविदास जी का मंदिर का निर्माण तो होगा ही, लेकिन संत रविदास शिला पूजन करके पूरे मध्य प्रदेश के गांव-गांव के अंदर लोग शिला का पूजन करके एक ईंट मेरी भी लगेगी, एक मुट्ठी चावल खिचड़ी के लिए मैं भी दूंगा और उस गांव की मिट्टी लेकर के एक मुट्ठी मिट्टी लेकर हम संत रविदास जी के मंदिर के निर्माण में लगाएंगे। सभी समाजों के लोग मिलकर के भव्य मंदिर का निर्माण, संत रविदास जी के मंदिर का निर्माण वहां पर होगा। मैं इस बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को, सरकार को बधाई देता हूं। बीजेपी दलित वोटों को साधने की कोशिश में लगी है तो कांग्रेस का मानना है कि इससे बीजेपी को कोई फायदा नहीं होने वाला। कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश दलितों पर अत्याचार के मामले में नंबर 1 पर है। अब तक बीजेपी को न दलितों का ख्याल आया, न संत रविदास और अम्बेडकर का। अब चुनावी साल है तो दोनों याद आ रहे हैं, लेकिन दलित समाज सब समझता है। पहली पंक्ति में लिखा है बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की पहली पंक्ति है कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तुम हिंदू, मुसलमान, दलित, आदिवासी, सवर्ण में बांट के इस देश को कहाँ ले जाना चाहते हो। चुनाव आ गए तो अब दलित भाई बहन याद आ रहे हैं, पर वो दलित भाई बहन समझता है ये सिर्फ चुनावी स्टंट है। जब तुम्हारे हाथ में सरकार है, ये पाखंड है कि देखो दलित भाइयों हम तुमसे ही मांग के बना रहे हैं, वोट चाहिए, इसलिए ये पाखंड हर बार भाजपा शिवराज से लेकर नरेंद्र मोदी तक करते हैं। मध्य प्रदेश में 1,13,42,000 दलित आबादी है, जो प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 16%। 35 विधानसभा सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, लेकिन 50 से अधिक सीटों पर दलित वोट सीधा असर डालते हैं। विंध्य, बुंदेलखंड, ग्वालियर, चंबल अंचल में दलित वोट चुनावी रुख तय करता है। ये वही इलाका है जहां बसपा ने भी जड़ जमाई थी, लेकिन बाद में दलित वोट बीजेपी और कांग्रेस में बढ़ता गया। 2018 में एट्रोसिटी एक्ट को लेकर बहुत बवाल के बाद बीजेपी को यहां तगड़ा नुकसान हुआ था। 2018 में लगे झटके के बाद बीजेपी अब इस वर्ग को साधने के लिए पूरी तरीके से मैदान में नजर आ रही है। अब देखना ये होगा कि वो इसमें कितना कामयाब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा दलितों पर दांव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डाल दें। 2023 में किशोर जाएगा मध्य प्रदेश का दलित वोट बैंक।
मोदी शिवराज के काम से भारतीय जनता पार्टी क्या जीत पाएगी दलितों का दिल? बसपा के थोक वोट बैंक पर कौन लगा पाएगा बड़ी सेंध? जाति पर फोकस क्यों हो रही मध्य प्रदेश की सियासत? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनावी तैयारियों को लेकर खासा केंद्रित दिखाई दे रही है, खासी गंभीर दिखाई दे रही है। उसका मुख्य कारण है कि पिछले चुनाव में कहीं ना कहीं आदिवासी वोट बैंक, कुछ आदिवासी सामाजिक संगठनों के कारण भारतीय जनता पार्टी के पाले से दूसरी तरफ चला गया था और उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा था और भारतीय जनता पार्टी सरकार से विपक्ष की भूमिका में आ गई थी। फिर तमाम घटनाक्रम हुए और उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापस आई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसके बाद आदिवासी समुदाय को रिझाने के लिए, उसके साथ एक तादात्म्य में स्थापित करने के लिए तमाम कवायदें की, चाहे टंटिया मामा जी की जयंती हो, चाहे मध्य प्रदेश में रानी कमलापति जी के नाम पर एक बड़े रेलवे स्टेशन का नामकरण हो, आदिवासी सम्मेलन हो, आदिवासी पंचायत हो, तमाम ऐसी कवायदें की और अब वही फोकस वो दलित वोट बैंक पर करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसको सामाजिक समरसता की कवायद बता रही है। वो कह रही है कि हम समाज के हर वर्ग से जुड़ना चाहते हैं, उनके हर वर्ग के जो आराध्य और महापुरुष हैं उनको हम अपने गौरव का प्रतीक बताने में क्यों संकोच करें। वहीं कांग्रेस कह रही है कि ये भारतीय जनता पार्टी का ड्रामा है और इसको हर वर्ग समझ गया है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं शंकरलाल तिवारी जी, पूर्व विधायक हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। संतोष गौतम जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस के हमारे साथ हैं। रमेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। शंकर जी, रोज नए नए प्रकल्प लेकर आ जाते हो आप। अब हर घर से मिट्टी लेंगे और चावल लेंगे और खिचड़ी बनाएंगे और मंदिर बनाएंगे और लोगों के घर से मिट्टी जुटाएंगे, संत रविदास जी का मंदिर बनाएंगे। ये इस प्रकार की कवायद क्या है? ये वोट बैंक की कवायद है क्या? भारतीय जनता पार्टी की इस कवायद पर कांग्रेस का दृष्टिकोण तो यही है। मैं सोचता हूँ कि अपन बार बार सुनते हैं कि नया भारत बनाएंगे, नया भारत बन रहा है, भारत एक नई दिशा पे चला है और इस नाते नए नए निर्णय, नए नए सोच, नई नई बातें, नई नई योजनाएं तो आएंगी ही। अब जहां तक बात है, ज्यादा पीछे मत जाइए, कैमरे की सेटिंग आपकी ऐसी है, उससे ज्यादा पीछे जाने पे आप ब्लर हो जाते हैं। आगे कर। हाँ, नहीं आप आगे रहिए, वो तो ठीक है। जी, बोलिए। बस मैं ये कह रहा था कि भारत को जब नया गढ़ना है और वास्तविक भारत को पढ़ना है तो तमाम प्रकार की योजनाएं, तमाम प्रकार की निर्णय होंगे। और जहां तक रविदास जी की बात है तो मैं तो समझ नहीं रहा हूँ, ये ईश्वर की कृपा है कि अनुसूचित जाति के लोग रविदास जी को अपना इष्ट मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं। पर रविदास जी मेरे भी गुरु हैं। आदरणीय रमेश जी जैसे वरिष्ठ लोग बैठे हैं, इनके सामने बोलने में मुझे थोड़ी हिचक लगा करती है। पर रविदास जी, मैं सोचता हूँ रामानंदी है और रामानंद जी ने जो संप्रदाय चलाया उस तमाम मुगल काल में, जब राम का नाम लेना अपराध था जैसी कांग्रेसी हुकूमतों, उस समय रामानंद जी ने नामदेव को और तमाम उन छोटी छोटी जातियों को जिसको मुगलों ने बांट करके रखा था सेवा कार्य के आधार पर, उन्हें समाज से अलग अलग लोगों को ओहदे दे करके, मनसब दे करके और रुतबे दे करके इन जातियों के साथ इनको भी देश के एक सूत्र में और भगवान और अध्यात्म में पिरोने का काम परम पूज्य जो रामानंद जी थे आद्य गुरु, उनने शुरू किया और रविदास जी उनके परम शिष्यों में से थे। और इस नाते अगर ये तय किया गया कि प्रदेश के अंदर, ये पहली बार नहीं हो रहा, रविदास जयंती पहले भी हम लोगों ने मनाई है,
रविदास जी के नाम में मैहर में भी काफी काम हुआ है, अभी सागर में भी काम हुआ है। और इसलिए यदि तय हुआ कि देश के अंदर और रविदास जी का एक बृहद मंदिर बने जिसमें जाति के लोग नहीं, एक समाज के लोग नहीं, दलित महाकुंभ कर रहे हैं 16 तारीख को दलित महाकुंभ। दलित महाकुंभ हो। पर मैं मंदिर की बात अभी कह रहा था, दलित महाकुंभ तो अभी सबरी महाकुंभ ही हुआ था। ये तो भारतीय जनता पार्टी का अपना कार्य योजना है कि हम सभी वर्गों के लोगों को, सभी समाज के लोगों को सामाजिक समरसता में, समाज की मुख्य धारा में ला करके और देश की अस्मिता, राष्ट्रीयता, भारतीयता, इससे जो 75 साल में पहचान नहीं कराई गई, जो उन्हें जातियों में बांटा गया, उन्हें वोट बैंक समझा गया, ऐसे लोगों को हिंदुस्तान का जिम्मेदार राष्ट्रीय नागरिक बनाने का काम हम कर रहे हैं। समाज के अंदर छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच की भावना समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी बीड़ा उठा के कर रही है और उसी को अंत्योदय कहते हैं, वही अंत्योदय है। पर रविदास जी के मंदिर में आपकी बात में प्रतिक्रिया लेता हूँ। संतोष गौतम जी ने बहुत धैर्य से सुना। संतोष गौतम जी ने बहुत देर से सुना। यही अंत्योदय है संतोष जी, ये नए भारत का निर्माण है जहां ऊंच नीच की कोई बात नहीं रहेगी। जो ऊंच नीच की खाई है उसको पाटने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। ये भारतीय जनता पार्टी का दृष्टिकोण से अपना दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। बोलिए। देखिए नवीन जी, बहुत अच्छी बात है यदि भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन आया हो दलितों के प्रति, तो मैं तो इसको भारतीय राजनीति के लिए और भारतीय सामाजिक व्यवस्था के लिए एक सकारात्मक संदेश मानूंगा। नहीं तो अभी तक तो जो हमने देखा है नवीन जी, कि जब भारतीय जनता पार्टी पैदा भी नहीं हुई थी, जनसंघ हुआ करता था और इनकी राजनीतिक विचारधारा आरएसएस से निकली थी, तो इनके सर्वाधिक जो सरसंघ चालक पूज्य गुरुदेव गोलवलकर जी थे, गोलवलकर जी ने गुजरात विश्वविद्यालय में भाषण देते हुए ये कहा था कि हमारे पूर्वज मूर्ख नहीं थे जिन्होंने उत्तर से ले जाकर नंबूदरी ब्राह्मणों को दक्षिण में बसा दिया और फिर यह विधान बना दिया कि वहां पर उत्पन्न किसी भी जाति की महिला से पहली संतान नंबूदरी ब्राह्मण से होगी। तो इस प्रकार का जो अन्यायपूर्ण बात और दलितों के प्रति अपमानजनक बात जो सोच है गुरु गोलवलकर की सोच से निकली है, मैं समझता हूं कि इससे अपमानजनक दलितों के लिए कुछ हो नहीं सकता। और ये मेरे शब्द नहीं है, गुरु गोलवलकर के शब्द थे। और दूसरी बात, इन्हीं लोगों ने संविधान की प्रतियां जलाई। क्यों? क्योंकि ये मनुस्मृति को देश के संविधान के रूप में लागू करना चाहते थे। इसलिए अगर ये लोग ऐसी बातें करेंगे कि हम सामाजिक समरसता के लिए, दलितों को ऊपर लाने के लिए, अरे ये वही तो लोग हैं जो वर्ण व्यवस्था को कायम रखना चाहते थे, जो बोलते थे कि शूद्रों की जो जगह है वो चरणों में ही अच्छी लगती है, क्षत्रिय का काम जो है वो युद्ध करना है, ब्राह्मण का काम मस्तिष्क है, और क्षत्रिय जो है और ब्राह्मण जो है वो पूज्य होता है चाहे वो कितना ही अयोग्य हो कर्मों से, और दलित चाहे योग्य कितना भी हो, लेकिन चूंकि वो दलित है इसलिए वो चरणों में रहने के योग्य है। ये विचारधारा कहां से निकली है और इसका समर्थन किसने किया है? इसका समर्थन आरएसएस की विचारधारा ने किया है, मनुवाद से निकली है ये विचारधारा। तो इसलिए ये हमको ना समझाए कि भारतीय जनता पार्टी दलितों के प्रति कितना अच्छा सोच रखती है। इसके लिए पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि क्या आपने गुरु गोलवलकर को अपना आराध्य मानना, अपना पूजनीय मानना छोड़ दिया है? और अगर आपने गुरु गोलवलकर को अपने आदर्श मानना नहीं छोड़ा है तो दलितों के प्रति आपकी सोच वही है, दिखाने के लिए आप भले ही भेड़ की खाल ओढ़ लें, लेकिन अंदर से शरीर आपका जिसका है वो दुनिया जानती है। जी, पूछ लेता हूँ। रमेश शर्मा जी हैं। रमेश शर्मा जी इन विषयों पर लगातार अपनी एक स्पष्ट राय रखते आए हैं। दलितों पर संघ को लेकर जिस प्रकार से कांग्रेस अब ये बात कह रही है, आपको क्या लगता है कि संघ की अवधारणा में वर्ण व्यवस्था और ये जो जातिगत, जहाँ एक बार आप समरसता की बात कर रहे हैं मोहन भागवत जी, वहाँ संघ के पूर्व जो संस्थापक थे उनसे जुड़े हुए जो लोग थे उनकी बातों का उल्लेख करती है कांग्रेस के वो इस प्रकार से थे, तो ये अब दोहरा चरित्र क्यों? क्या है सत्यता? क्या है? पर नवीन जी, दो बातें हैं। एक तो भारत में जाति व्यवस्था कभी नहीं रही, जन्म के आधार पर, जाति के आधार पर सम्मान कभी नहीं रहा। मैं दो उदाहरण देना चाहता हूँ, यद्यपि मैं 1000 उदाहरण दे सकता हूँ, लेकिन चूंकि समय के हाथ दो ही उदाहरण देना चाहता हूँ।
हम दीपावली पर कुबेर का पूजन करते हैं, वो दशहरे पर रावण का पुतला जलाते हैं। ये दोनों भाई थे, विशर्वा के पुत्र थे, एक पिता की संतान है। एक पिता की संतान है हिरण्याकश्यप और सूर्य दोनों, लेकिन दोनों की स्थिति अलग है। हमारे यहाँ अगर ऋषियों को भी देखें, जिन व्यास ऋषि को लेकर के पीठ बनती है वो मछुआरिन के बेटे हैं। जावाली ऋषि के तो पिता का पता नहीं है। तो हमारे यहाँ गुण और कर्म से लोगों का सम्मान होता था। तो जिन रविदास जी का मंदिर बन रहा है, तो जैसा कि बताया अभी कि रविदास जी के जो गुरु थे वो रामानंदाचार्य थे, वो ब्राह्मण थे। जबकि उनके शिष्यों में आप देखेंगे तो मीराबाई उनके शिष्य है। मीराबाई एक राजा की लड़की है और दूसरे राजा को ब्याही हुई है। दूसरा शिष्य उनका धन्ना है जो वैश्य समाज का था। तो जो 12 शिष्य थे, उनके प्रमुख शिष्य 12 थे, जहां से रविदास जी ने अपना पंथ चलाया, उसमें सारे समाजों के, उसमें ब्राह्मण भी थे, उसमें वैश्य भी थे, सारे थे। और फिर रामानंदाचार्य के दूसरे शिष्य कबीरदास थे। तो कुल मिलाकर के भारत में जन्म के आधार पर व्यवस्था कभी नहीं रही। ये जो व्यवस्था थोपी गई थी वो अंग्रेजों ने थोपी गई थी, और ये इसको मुश्किल से 200 साल से ज्यादा नहीं हुए हैं। तो और ये जो मनुस्मृति का जो उल्लेख अब दूसरा मैं आता हूं संघ पर। जहां तक मैंने पढ़ा है और लेख भी छपा है, 1937 के आसपास डॉक्टर अंबेडकर संघ के कार्यक्रम में गए और उन्होंने पूछा कि इसमें दलित समाज के कितने लोग हैं। किसी ने अपना सरनेम नहीं बताया। उस पर उनका लेख है और उनकी जीवनी में है ये प्रसंग। तो संघ की शाखा में जाति का उच्चारण, सरनेम तो लिए ही नहीं जाते। संघ के किसी आप कार्यक्रम में जाइए, मैंने रिपोर्टिंग की है संघ के बहुत सारे कार्यक्रमों की, तो वो उसमें नवीन जी नाम होगा, रमेश जी नाम होगा, सरनेम तो उसमें लिए ही नहीं जाते। तो जाति व्यवस्था से ऊपर है संघ, जहाँ तक मैं समझता हूँ। बाकी और हो सकता है गौतम जी को मुझसे ज़्यादा जानकारी हो, मैं उनकी जानकारी को चुनौती नहीं दे रहा, लेकिन जहाँ तक मैंने समझा है संघ में जाति का कोई योगदान नहीं होता। तो फिर उनका तो मुस्लिम मंच काम करता है, उनका सिख मंच काम करता है। तो कुल मिलाकर के उनका जाति, तो ये जो दलित को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो जरूर मैं कहूंगा, ये जो अभियान है, मैं इस अभियान का इसलिए स्वागत करूंगा कि हर घर से अगर वो मिट्टी ले रहे हैं, हर घर से अगर वो चावल ले रहे हैं, तो भारत के जो समाज के जो समृद्ध व्यवस्था रही है कभी, इसमें कहीं ना कहीं एकीकरण आएगा। इसको वोट के आधार पर बिल्कुल ना देखा जाए, इसको कहीं ना कहीं राष्ट्र और संस्कृति के आधार पर देखा जाए। ये कहीं ना कहीं भारत का जो सांस्कृतिक स्वरूप रहा है वैदिक काल में, ये उसका पुनरुत्थान है, इसलिए इसका स्वागत किया जाना चाहिए। क्या कहेंगे गौतम जी? देखिए, बहुत अच्छी बात कही रमेश शर्मा जी ने, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। तो मैं तो कहता हूँ कि बिल्कुल निश्चित स्वागत होना चाहिए। यदि पुरानी सोच किसी की भले ही गोलवलकर की सोच से निकली हो, लेकिन अगर आज उसमें परिवर्तन हो रहा है तो क्या बुरा है, स्वागत करना चाहिए। कांग्रेस भी स्वागत करती है। लेकिन हाँ, मैं सोचता हूं कि केवल चुनाव तक ये सोच सीमित नहीं रहना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि नेमावर में होने वाली घटनाएं, देपालपुर में दलितों की हत्याएं, या अभी जो महू के अंदर यहाँ इंदौर में जो हत्या हुई, जिस प्रकार से आदिवासी परिवारों की, दलित और आदिवासी अत्याचार में मध्य प्रदेश चरम पर है। तो मैं सोचता हूं कि आमूलचूल सोच में परिवर्तन होना चाहिए। केवल चुनाव की सोच के लिए हम एक घर से चावल लें, एक घर से मिट्टी लें, एक घर से पैसे लें, मैं समझता हूं कि इस प्रकार दलितों को भ्रम में नहीं रखना चाहिए। हमेशा से सोच वैसी होना चाहिए और हमको ये कहना चाहिए कि हम गुरु गोलवलकर जी जो कह गए अपने विचार नवनीत में, या चिल्ड्रन ऑफ द मदरलैंड में, या कलेक्शंस में, उनके बंच ऑफ थॉट्स में, या गुजरात विश्वविद्यालय में भाषण देते हुए, तो मैं कहता हूं कि ये इनको कहना चाहिए कि हम गुरु गोलवलकर की उस विचार से इत्तेफाक नहीं रखते। यद्यपि वो हमारे आदर्श हैं, लेकिन दलितों के विषय में, आदिवासियों के विषय में, या कमजोर तबकों के प्रति जो उनकी सोच थी, उन्होंने कहा कि महिलाओं का जहां भी शासन होता है वहां बड़े बुरे दिन आते हैं। कहीं भी सुमंगली का शासन होना चाहिए, विधवा का शासन कहीं नहीं होना चाहिए। तो महिलाओं के प्रति भी गुरु गोलवलकर की सोच है। और मैं अध्ययन से कह रहा हूं, अगर रमेश शर्मा जी चाहेंगे तो मैं उनको विचार नवनीत के वो पृष्ठ भी बता सकता हूं। चिल्ड्रन ऑफ द मदरलैंड जो बाद में बैन हुई, उसके भी पृष्ठ बता सकता हूं गुरु गोलवलकर की किताब के। तो मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि अगर सोच में परिवर्तन आए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर दलितों के वहां से अगर चंदा करके अगर मंदिर बनाने की बात आती है गुरु रविदास के, तो मैं कहता हूं कि ये तो बहुत ही बड़ी निकृष्टता होगी। क्योंकि इस प्रदेश के अंदर व्यापम जैसा घोटाला हुआ, नर्मदा नदी को छलनी करके रेत का अवैध उत्खनन रोज होता है, ई टेंडरिंग जैसे घोटाले हुए, कारम डैम का भी 300 करोड़ का घोटाला हुआ, तमाम तरीके के घोटाले इस प्रदेश में हो रहे हैं। अगर उसका 5% पैसा भी लगा दिया जाए तो किसी से कोई पैसा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और एक भव्य मंदिर का निर्माण रविदास जी का हो जाएगा। कांग्रेस भी उसमें सहयोग करेगी। जी, आपके बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। शंकर लाल जी, नई सोच का स्वागत है, पुरानी सोच पर सवाल है, और सवाल ये भी है कि आखिर चंदा क्यों? मैं पिछली बार भी बोलना चाहता था, इस बार कहना चाहता हूं
कि जो आदरणीय बार बार परम पूजनीय गुरु जी का नाम ले रहे हैं, ये अपनी गप को अब शांत कर ले। जितनी किताबों का नाम बता रहे हैं, मैं चुनौती पूर्वक कर रहा हूं, कल फिर डिबेट हो जाए इस बात पर निश्चित ही मैं भी स्वागत करता हूं। परम मैं भी पूज्य स्वागत, गुरु नवीन जी जी आप ने रख सकते हैं डिबेट कभी भी, किसी कभी समाज भी। के लेकिन प्रति तथ्यों पर बात होगी, और तथ्यों पर अपमानजनक केवल शब्द गप इस्तेमाल कह देना किया है, ये बहुत परम आसान है। पूज्य जी लेकिन को मैं अगर फैक्ट गुरु संख्या गुरु जी बताऊंगा को जी वोट तो करके, सुन देखिए सुन मैं बीच लीजिए, में नहीं सुन बोला, लीजिए, आपने सुन 2 बार ये बात कही, मुझे उस बार भी कह रहे थे, पर माननीय रमेश जी टाल गए इस बात को और उन्होंने अब दूसरे ढंग से कही। और आप जिस ढंग से अपनी गप को अनावश्यक प्रतिष्ठापित कर रहे हो, कल तो हम लोग कल नन्हे मैं ये मुन्ने निवेदन बच्चे नहीं करूंगा, बैठे। इस पर मैं चर्चा तो नहीं कराऊंगा। आप तो जो आपने बोला है गौतम जी, बढ़िया आपने उसको बढ़िया उनके स्क्रीनशॉट निकाल के और इनको शंकर लाल जी को टैग कर दीजिएगा, मुझे भी कर दीजिएगा। बिल्कुल, मैं चाहता हूं सहमत कि हूं ये इस जो बात से। बात कर रहे हैं, अभी जब बताया गया कि डॉक्टर अंबेडकर गए और वहां जाति विहीन व्यवस्था देख के एक साथ भोजन हो रहा है स्वयंसेवकों का, वो कहते हैं कि भाई कौन जाति के लोग हैं, नहीं, कितने लेकिन हैं? अब तो जाति क्लियर होने लगी, अब तो सब पता चलता है कि हितानंद नहीं, शर्मा जी जाति हैं है या और माथुर अपनी साहब हैं। जाति अब पर तो अगर कोई गौरव कर रहा है अच्छी बात है, पर जहां तक देश की अपनी बात है, वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीतियों की बात है, वहां भी नहीं, पर संघ की जहां बात है, और संघ से बीजेपी की भी बात की मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि कहीं कोई जातिवाद का मतलब नहीं है। जातिवाद का मतलब होता तो अब्दुल कलाम आजाद की विद्वता को देख करके अटल जी ने राष्ट्रपति बनाया। आज द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति उनकी योग्यता और उनके समाज का देश में बराबर का योगदान है, उसे रेखांकित होना चाहिए, उसे महत्व मिलना चाहिए, इसलिए ये किया गया। आप अपने ढंग से सोच रहे हैं, आप कहीं चुनाव से परेशान हैं, आप लाडली बहना से परेशान हो गए, अब आप सबरी कुंभ से परेशान हो गए जो अभी सतनई में हुआ था, अब उसके बाद आप ये एक कुंभ हो रहा है, दलितों के नाम पे अगर कुछ हो रहा है, कल आप कहोगे इसमें बहुत खर्चा कर दिया गया। आपने कहा था कमलापति के समय स्टेशन चलिए के आपकी बात पर प्रतिक्रिया तमाम लेता हूं, अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। सर, निश्चित रूप से इस पर चर्चा होगी, तो चर्चा अगर हो रही है तो ये बात बहुत स्पष्ट है कि राजनीति में वो जो विषय चर्चित हुआ, इसका मतलब है कि उसका अपना एक अस्तित्व है। राजनीति में चर्चित होना और चर्चा होना दोनों ही बहुत समसामयिक हैं। भारतीय जनता पार्टी के इस विषय को भी चर्चा मिल गई, कांग्रेस की उस पर प्रतिक्रिया आ रही है, लेकिन इसमें लोग आएंगे, लोग जुड़ेंगे। अब कितने लोग इन चर्चाओं में कांग्रेस के पक्ष से सहमत होंगे, समझ नहीं नहीं सकते उस चीज को, लेकिन यह तय है कि अगर वहां लोग पहुंचे महाकुंभ में तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ भारतीय जनता पार्टी से एक जुड़ाव प्राप्त करके आएंगे। तो कांग्रेस को मुझे लगता है कि चुनावी स्टंट कह के उसकी आलोचना करके कुछ खासा फायदा होने वाला नहीं है। मुझे लगता है कि समाज में लोगों तक पहुंचने के लिए कांग्रेस को अपना एक रास्ता अख्तियार करना चाहिए। ये क्या बिल्कुल आपने सही कही। लोगों तक पहुंचने के लिए कांग्रेस ने को, जैसे गांधी जी ने कहा था, उन्होंने वो हरिजन बस्ती में जाकर रहे, झाड़ू उन्होंने लगाई, तो कहीं ना कहीं ये जो गांधी जी वाला रास्ता था, मुझे लग रहा है कि उसको भाजपा ने पकड़ लिया। ये लोगों में पहुंचने की अभी राहुल जी ने पकड़ा था, भारत जोड़ो, देख कितने लोग जुड़ गए राहुल जी के साथ। अब इसमें उन्होंने जो दूसरा फार्मूला भाजपा ने लिया है कि हर घर से वो मिट्टी लाएंगे, हर घर से चावल लेंगे, तो इसमें उनको न केवल लोगों से अप्रोच बढ़ेगी बल्कि समाज का एक स्वरूप भी खड़ा होगा, जो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कई जगह से जो बेमनस की खबरें आती है उसमें निश्चित रूप से कमी होगी। तो मैं समझता हूं कांग्रेस को भी इसका विरोध करने के बजाय किस तरीके से और जनता में पहुंचे उसका कोई फार्मूला निकालना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। आपने समय सीमा के चलते में ये चर्चा, समय सीमा के चलते बहुत माफी के साथ, संतोष जी बहुत माफी के साथ में ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो जब राहुल गांधी चले, काफिला जुड़ा, कांग्रेस ने कहा देश जुड़ा। क्यों? क्योंकि लोगों तक पहुंचे। क्या और कोई मटेरियल था जिससे कोई जोड़ने वाली बात थी? सिर्फ राहुल जी चल रहे थे, राहुल जी गुजर रहे थे, राहुल जी लोगों से हालचाल पूछ रहे थे। इस बात को कांग्रेस ने रेखांकित किया कि देश जोड़ने निकले। अब जब हर घर से मिट्टी ली जाएगी, थोड़ा बहुत खाद्य पदार्थ लिया जाएगा, चावल गेहूं लिए जाएंगे, मांगा जाएगा, तो ये हमारे सामाजिक प्रचलन में आई हुई कार्य पद्धतियां हैं जिनसे हम लोगों के साथ एक भावनात्मक तादात्म्य में स्थापित करते हैं।
अगर राहुल जी के चलने से भारत जुड़ सकता है तो भारतीय जनता पार्टी के हर घर से मिट्टी मांगने से, चावल मांगने से भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का एक जुड़ाव हो सकता है। इस बात को भी कांग्रेस को मानना चाहिए, क्योंकि एक ही चीज के लिए दो पैरामीटर नहीं हो सकते। राहुल का जुड़ाव, राहुल जी से जुड़ाव लोगों का क्यों? क्योंकि लोगों की उन्होंने खैरियत पूछी, लोगों की खैर खबर ली, तमाम विषयों पर बात की। वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचेंगे। अब भले ही आप इसे चुनावी स्टंट कहें, लेकिन इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। तो बेहतर है कि कांग्रेस भी लोगों तक पहुंचने का कोई रास्ता खोजे। IND एजेंडा में नहीं। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।